गुड इवनिंग। पॉलिटिक्स पे चर्चा में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं CUT पॉलिटिकल साइंस के PG के संदर्भ में जो इंटरनेशनल रिलेशंस का कंटेंट है उसके विषय में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और आज थोड़ी व्यस्तता रही टीचर्स डे सेलिब्रेशन और इवैल्यूएशन के बाद। अब हम लोग देखें कि CUT में PG के जो सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंटेंट्स क्या हैं। कोल्ड वार पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, UNO, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली चाइना, पाकिस्तान एंड USA के साथ। अब कोल्ड वार पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें कौन से प्रश्न बनने हैं और इसमें कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है यह देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि कोल्ड वार टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया है। दूसरा, इसका टाइम फ्रेजिंग क्या है, कब से शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ। उसमें भी आपको ये देखना है कि एक जो तनाव शैथिल्य का दौर चला उसमें क्या है, और फिर जो न्यू कोल्ड वार का रिवाइवल है वो कैसे होता है, फिर 1989 जिसमें बर्लिन वॉल का डिमोलिशन होता है, और लास्टली 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का जो कंसेप्ट है उसका क्या मतलब होता है, उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, उस टाइम पे कौन गवर्न कर रहा था रूस को। और फिर उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री की जो व्याख्या आती है उसके बारे में किस तरह के कॉन्टेशंस हैं कि दिस इज़ द फाइनल ट्रूम्फ ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी ओवर दी मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें देखनी है। उसी के बीच में मार्शल प्लान, ट्रूमैन प्लान, ये सारी जो योजनाएं चल रही थी कर्टेल करने के लिए सोवियत संघ की पॉलिसी को, आपको उसको भी देखना होगा। तो कोल्ड वार का जो पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट है उसको आप देखेंगे। फिर नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोल्ड वार के समय इमर्ज हुआ क्योंकि एक तीसरी दुनिया 1945 के बाद इमर्ज कर गई थी, जिसमें वो देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे और जो कभी न कभी गुलाम रहे हों। तो नैम ने अपने आप को इन दोनों ही ब्लॉक से डिटैच करने के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट तरीके से परसू करने के लिए इसका स्थापना किया। अब इसमें कौन से लोग थे जिनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था, ये कौन से लोग थे जिन्होंने इसको लीड किया, इसको आगे बढ़ाया, फिर इसके कब कब कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए उस देशों की बात, और क्या मुख्यालय था, फिर किस सम्मेलन का जो थीम है वो क्या था, फिर किस सम्मेलन में भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया, और भारत में ये कब कब हुआ, आपको इसकी जानकारी रखने की आवश्यकता है। अब उसके बाद सार्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो कि साउथ दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर है इसका। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके कितने सम्मेलन हुए हैं, किन सम्मेलनों में क्या थीम रखा गया है, और कब कब, जैसे कि अब एक अफगानिस्तान को हम देख लें, उसका इंक्लूजन कब हुआ, और ऑब्जर्वर स्टेटस किन किन देशों के पास। आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी, इसको आपको समझना होगा। UNO, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम UNO की बात करें तो लिबरल पर्सपेक्टिव में UNO का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि कैसे UNO ने पीस के लिए और एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे के पूरे ग्लोबल फिनोमिना में जो कंट्रीब्यूशंस किए हैं उसको। फिर इसके साथ साथ इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो मोटिव है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको उसकी भी जानकारी करनी है। साथ ही साथ इसके जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, आप इसको भी सही तौर से देख लें, उससे भी सवाल आ सकते हैं। क्योंकि CUT में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने BA का जो सिलेबस है उससे बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसको बता सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब हम बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, पर्टिकुलरली चाइना, पाकिस्तान और USA के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो इसका जो आर्किटेक्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ है उसको जानना है। इसके साथ साथ
इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइक पंचशील, उसको जानना है। उसके साथ साथ इंडियन पॉलिसी में जो अलग अलग मूव्स हैं, जैसे लुकिश पॉलिसी की हम बात कर लें, गुजराल डॉक्ट्रिन की बात कर लें, आपको इसको जानना है। फिर इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, एनपीटी सीटीबीटी पे इंडिया का क्या स्टैंड है, आपको इसको भी जानना चाहिए। अब चाइना, पाकिस्तान और यूएसए की बात करें तो चाइना और इंडिया के जो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ हैं, चाइना और इंडिया का जो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है फॉरेन पॉलिसी में, कॉपरेशन का हो, कन्फ्लिक्ट का हो, ट्रेड एंड कॉमर्स का हो, आपको उसको भी देखने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली 1962 और रिसेंटली गढ़वाल वैली में जो कुछ हुआ है, और अभी जो करेंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं, वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान और उसके साथ साथ कैसे भारत ने 3 और देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है, इसको भी आपको देखना है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी आपको इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अपने 1947 पार्टीशन से लेके अब तक जितने वार हुए हैं, इंक्लूडिंग कारगिल वार, उसके बाद जो सीज़ फायर है, सीज़ फायर क्या होता है, उसका लेटर मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये सारी चीज़ों में आपको एक बार ओवरव्यू करने की आवश्यकता है। पोखरण में किस प्रकार से हमने परीक्षण किया, फिर काउंटर में उसने किस तरीके से परीक्षण किया, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, आपको इसको भी जानने की आवश्यकता है। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो अगर 1991 से हम पहले देखें तो कुछ खास नहीं है, बट 1991 के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट होता है और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूएसए की तरफ टिल्ट होती है, उसकी तरफ झुक जाती है। और फिर आप देख सकते हैं कि कैसे 123 एग्रीमेंट आता है, न्यूक्लियर के मामलों में भी यूएसए का। और आज इस पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर में अगर यूएसए को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी की है तो वो भारत की है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक कल्चर है इस देश में, और साथ ही साथ जो इंडिया का इमरजेंस है एक विश्व राजनीति में एक सुपर शक्ति के रूप में, तो कहीं ना कहीं आज यूएसए जो है वो इंडिया को डिनाई नहीं कर सकता है। और इसके रेफरेंसेस आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के वार में भी यूएसए ने सीधे सीधे भारत को कोई भी गाइडलाइन नहीं दी और ना ही कोई ऐसा कहा, निर्देश दिया कि आप ऐसा करें, अदरवाइज हमारी और आपकी जो फ्रेंडशिप है या हमारा आपका जो कॉपरेशन है वो हैम्पर कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन सारे बिंदुओं को अगर आप देख लेते हैं, इन सारे तत्वों को आप समावेशित कर लेते हैं अपने अध्ययन में, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि इसमें से आप 90% स्कोर आपका इस कंटेंट में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखें, इस तरीके से अपने आप को डेवलप करें, इस दिशा में अपने आप को बढ़ाएं, तो आपके जो रिज़ल्ट होंगे वो और अच्छे हो सकते हैं और आप अपने CUET के रिज़ल्ट को एक्चुअलाइज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे और फिर आपका ये सारा का सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।